नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं कैमरे पर दीपक। आज की जो वारदात है वो बहुत पुरानी है, यानी आज़ादी से पहले की भी पुरानी है, साल 1933 की। लेकिन ये इस वारदात की बारे में मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि जो ये वक्त था 1933 का, उस वक्त में भी कोई इस तरीके से किसी वारदात को अंजाम देने की सोच सकता था। ये भी अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। चौंकाने वाली चीज़ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो मर्डर किया गया था और उसमें जो हथियार चुना गया था इस मर्डर में, उसके बारे में आज भी लोग सोच नहीं सकते। जो 1933 में मर्डर की प्लानिंग करने वाले एक शख्स ने सोचा था। झारखंड में एक जगह पाकुर, और पाकुर की एक फैमिली थी, जमींदार फैमिली। जो जमींदार थे उन्होंने 2 शादी करी थी और 2 लड़के थे। मतलब एक पत्नी से एक लड़का था, दूसरी पत्नी से दूसरा लड़का था। जो बड़ा वाला लड़का था उसका नाम विनेंद्र था, और जो छोटा वाला लड़का था दूसरी पत्नी से, उसका नाम अमरेंद्र था। 26 नवंबर 1933 ये जो अमरेंद्र है ये पाकुड़ जानने के लिए निकलता है। रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है कोलकाता के, और ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। और उसी वक्त इसका जो भाई है विनेंद्र, वो उसके स्टेशन पे टहलता हुआ दिखता है। दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खाती थी, लेकिन जो अमरेंद्र था वो इस तरीके से उसको बहुत नफ़रत भी नहीं करता था उससे। लेकिन अमरेंद्र के जो भाई बहन थे और उसके दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे विनेंद्र से, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अमरेंद्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और अमरेंद्र की उम्र उस समय 21 साल की थी। तो ये उनके दिमाग में ये था कि ये विनेंद्र जो है अमरेंद्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और नुकसान भी इस तरीके का नहीं कि थोड़ा बहुत। वो बेसिकली जानते थे कि विनेंद्र अमरेंद्र को बिल्कुल सुहाता नहीं है, फूटी आँख, और वो अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ये इस तरीके की सोच जो अमरेंद्र के भाई वगैरह थे वो रखते थे, लेकिन अमरेंद्र जो था वो ऐसा नहीं रखता था। तो ये 26 नवंबर 1933 को कोलकाता के रेलवे स्टेशन पे अमरेंद्र था, उसकी एक बहन थी छोटी, वो थी, और उसके 1-2 दोस्त जो थे वो भी वहाँ पे थे। ये बहन का नाम बोना बाला था। तो ये लोग रेलवे स्टेशन पे पाकुड़ जाने के लिए निकले थे। ट्रेन बस आने वाली थी और ये सब लोग इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन के आने का। तभी एक भीड़ में से एक आदमी आया। उसने शॉल लपेट रखी थी अपने चेहरे पे, यानी उसका चेहरा जो है वो साफ नहीं दिख रहा था। मतलब इतने हिस्से में शॉल लपेट रखी थी और शरीर पे भी शॉल लपेटी हुई थी। नवंबर का महीना, हालांकि कोलकाता कोस्टल इलाका है, पता नहीं कितनी वहाँ पे ठंड पड़ती होगी। तो ये जो शख्स है ये अमरेंद्र के पास पहुँचता है, और अमरेंद्र के पास जैसे ही पहुँचता है एक कोई तीखी काफ़ी नुकीली जो चीज़ थी वो उसके बाजू में चुभा कर और भाग जाता है। वो एकदम सकपका जाता है अमरेंद्र की क्या हो गया है, कि ये क्या था। लेकिन जब तक वो समझ पाता कि क्या हुआ और उसको पकड़ता जो इस तरीके के हरकत करके भाग रहा था, तब तक वो जो स्टेशन की भीड़ थी उसमें जाके वो शख्स गुम हो गया। अब जैसे ही उसने देखा कि जहाँ पे उसको कोई चीज़ चुभाई गई थी वहाँ से कुछ कलरलेस, ऑर्डरलेस, यानी जो उसका कोई कलर नहीं था, उसमें कोई बदबू नहीं थी, उस तरीके का लिक्विड जो था वो उसकी बाह से निकल रहा था। और वो जो लिक्विड था कुछ लिक्विड उसका जो कुर्ते की जो स्लीव थी उस पर भी लगा हुआ था। उसका कुर्ता उसकी वजह से थोड़ा ख़राब भी हो गया था। तो लेकिन ऐसे देखा उसने तो घाव वाव कुछ नहीं था, ऐसा लगा कि किसी ने सुई चुभाई है, इस तरीके का निशान था।
तो जब ये अमरेंद्र के साथ हुआ तो बहुत जो संग में जो थी उसकी बहन बोना बाला और बाकी का जो एक उसका दोस्त था कमला प्रसाद, वो लोग बहुत घबरा गए और वो इंसिस्ट करने लगे अमरेंद्र को कि चलो वापस चलो और जो जर्नी है उसको कैंसिल करते हैं और पहले डॉक्टर के पास चलेंगे और उसके बाद फिर आगे कल या आगे कोई प्लान बनाते हैं और प्लान उसके बाद ही हम लोग पाकुड़ जो प्लान जाने का प्लान था उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो विनेंद्र था ये भी बहुत कंसर्न दिखा रहा था कि नहीं चलो अभी डॉक्टर के पास चलो और एक बार दिखा लेते हैं डॉक्टर को, तो एक बार मालूम चल जाएगा। लेकिन अमरेंद्र जो था वो थोड़ा उसको काम थे वहाँ पे पाकुड़ में, क्योंकि 21 साल का वो हो गया था और दोनों भाइयों के बीच में, विनेंद्र और अमरेंद्र के बीच में हिस्सा जो था प्रॉपर्टी का वो भी बढ़ गया था और इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम था जिसको करने के लिए अमरेंद्र को पाकुड़ यानी झारखंड में जाना था। तो सब लोगों ने इंसिस्ट किया अमरेंद्र को कि चलो एक बार दिखा लेते हैं, लेकिन अमरेंद्र नहीं माना और उसने कहा कि हम लोग चलते हैं। और वो लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं और बातें हो रही होती है। इसी बीच बोना बाला जो उसकी बहन होती है अमरेंद्र की छोटी, वो ये कहती है कि मैंने जिस आदमी ने आपके कुछ भी चुभोया था या कुछ किया था उसको मैंने कहीं पे देखा हुआ है। तो अमरेंद्र कहता है कि तुम्हें ऐसे ही शक हो रहा है, कहीं नहीं देखा गया और तुम्हें मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रही हो, इस वजह से तुम्हारा दिमाग इधर उधर चल रहा है। वो बोलती है कि नहीं, वो इंसिस्ट करती है कि नहीं मैंने कहीं पे उसको देखा हुआ है, बस मैं ये ध्यान नहीं कर पा रही कि मैंने उसको कहाँ देखा हुआ है। तो ये सारी बातें बहन भाई के बीच में हो रही थी और इसके बाद थोड़ी देर के लिए ये इसकी बहन अमरेंद्र की बोना बाला चुप हो जाती है, कुछ याद करने लग जाती है और फिर अचानक बोलती है कि मुझे याद आ गया कि मैंने उसको कहाँ पे देखा था। तो अमरेंद्र ने पूछा कि कहाँ पे देखा था, तो उसने बताया कि कोलकाता में पूर्णा सिनेमा है और उसने बताया कि हम लोग पिछली बार जब मूवी देखने के लिए गए थे सिनेमा में, तो वहाँ पे मुझे याद है ये जो आदमी था ये टिकट काउंटर पे हमारे आसपास ही मंडरा रहा था और क्योंकि मैंने उसकी शक्ल अभी भी स्टेशन पे देख ली थी और उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल उसकी साफ़ सुथरी शक्ल देखी हुई थी, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये हो ना हो ये बंदा वही है जो हमें उस टाइम पे पूर्णा सिनेमा में मिला था। अमरेंद्र बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो कि हर भिखारी की शक्ल तुम्हें याद है, हर इंसान की तुम्हें शक्ल याद है। वो मानता नहीं है। खैर ये सफ़र शुरू हो जाता है और सफ़र शुरू होते ही करीबन 4-5 घंटे बाद ही जो अमरेंद्र था उसकी तबीयत जो थी वो बिगड़ने लग जाती है। जैसे ही तबीयत बिगड़ती है तो ये जो परिवार है ये तुरंत उसकी बहन और उसके दोस्त इसे तुरंत वापस किसी भी साधन से वापस कोलकाता ले आते हैं और कोलकाता में एक अच्छा डॉक्टर जो है उनसे इसका इलाज शुरू करते हैं। ये डॉक्टर नलिन रंजन सेनगुप्ता नाम था इन डॉक्टर का, वो इलाज करते हैं। लेकिन एक तो जो अमरेंद्र की जो बाँह थी जहाँ पे वो चोट लगी थी, जहाँ पे कुछ चीज़ चुभाई गई थी, उस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, बहुत सूजन थी उस पर और अमरेंद्र का जो टेम्परेचर था वो 105 से नीचे नहीं जा रहा था और इसके अलावा उसके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट थी वो कभी बहुत तेज़ हो जाती थी और कभी बिल्कुल कम हो जाती थी। तो इस तरीके से 26 तारीख को ये हादसा हुआ था अमरेंद्र के साथ, 26, 27, 28, 29, 30 और ये लगातार डॉक्टर का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने अमरेंद्र का ब्लड सैंपल लिया और उसको कल्चर के लिए भेज दिया कि मालूम चले कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किसकी वजह से जो बुखार है वो टूट नहीं रहा, ये सारी चीज़ों के लिए उसने ब्लड कल्चर के लिए रिपोर्ट भेजी। उस टाइम पे इस तरीके की सुविधा तो थी नहीं कि तुरंत आज अगर ब्लड कल्चर के लिए दो और आपको अगले दिन ही उसकी रिपोर्ट मिल जाए, तब शायद काफ़ी सारा टाइम लगता था ब्लड कल्चर में। तो 26 या 27 नवंबर को ये 27 नवंबर को ही दी होगी, 27 नवंबर 1933 माफ़ कीजिएगा, 27 नवंबर 1933 को अमरेंद्र की जो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट थी वो भेजी गई थी
और रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अमरेंद्र की जो तबीयत थी वो लगातार जो थी बिगड़ती जा रही थी और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। 3 दिसंबर को ये जो अमरेंद्र था ये कोमा में चला गया और कोमा में जाकर इसकी जो जान थी वो चली गई। जब अमरेंद्र की मौत हो गई, परिवार जो था वो बहुत दुखी था और सबको शक हो रहा था कि ये जो मौत है ये स्वाभाविक नहीं है और इस मौत के पीछे विनेंद्र का हाथ हो सकता है। लेकिन तमाम शको शुबा के बिना, तमाम शको शुबा के साथ उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सकें कि ये जो विनेंद्र है इसी ने इसी ने ये जो मौत है उसकी वजह से हुई है। और लेकिन सब लोगों को बहुत ज़्यादा शक था कि विनेंद्र ने ही कुछ ऐसा करवाया था, यानी जो स्टेशन पे जो चीज़ चुभाई गई थी अमरेंद्र की बाह में, उसको चुभाने वाले शख्स को भेजने वाला विनेंद्र ही था। और उस जो चीज़ चुभाई गई थी जो जिसमें लिक्विड था वो भी कुछ उस तरीके की चीज़ थी जिससे ये मौत हुई है। कुछ दिनों बाद ही जो अमरेंद्र की मौत के कुछ दिनों बाद ही ये जो कल्चर की रिपोर्ट थी, ब्लड कल्चर की रिपोर्ट थी, वो आ गई और उसमें मालूम चला कि अमरेंद्र की जो मौत है वो प्लेग की वजह से हुई है। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली चीज़ थी कि प्लेग कैसे हो गया अमरेंद्र को, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि प्लेग की जो बीमारी है वो फैलती है और ये नहीं है कि एक जो आदमी है उसको केवल प्लेग हो और किसी और को प्लेग ना हो। तो ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ थी जो न केवल परिवार को परेशान कर रही थी बल्कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे वो भी बहुत परेशान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी आदमी को, किसी अकेले आदमी को प्लेग हो जाए। तो अब जितने भी प्रोफेशनल थे, यानी जो डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज किया था, इलाज कर रहे थे इसका अमरेंद्र का, उन लोगों ने और उसके आसपास कई जो एक फैटर्निटी है डॉक्टर्स की, उन्होंने तय किया कि हम लोग के इस मामले की एक बार जांच करवानी चाहिए। और उन्होंने पता करना शुरू किया कि ये जो प्लेग है ये कैसे फैलता है और कैसे किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया और डॉक्टरों को फैमिली ने ये भी बताया था कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पे कुछ चीज़ अमरेंद्र की बाह में चुभाई गई थी और उसमें से लिक्विड भी जो था वो निकला था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर डॉक्टर बहुत कंसर्न थे और वो चाहते थे कि इस पूरे मामले की एक बार इन्वेस्टिगेशन हो ताकि हमको मालूम चले कि ये प्लेग कैसे अमरेंद्र की बॉडी में, प्लेग के बैक्टीरिया अमरेंद्र की बॉडी में कैसे पहुँचे। तो उन्होंने डायरेक्टर ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन को 12 फरवरी 1934 को लेटर लिखा और उनसे पूछा कि आप हमें बताइए कि किसी निडल के थ्रू क्या प्लेग बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है, और अगर इंजेक्ट किया जा सकता है तो वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा ये भी उन्होंने पूछा कि क्या प्लेग की वजह से जो बॉडी में डाला गया है प्लेग के बैक्टीरिया, उसकी वजह से क्या मौत भी हो सकती है। और तमाम तरीके की जो टेक्निकल क्वारी थी वो डॉक्टरों ने लिख के भेजी ये जो ट्रॉपिकल मेडिसिन डायरेक्टर ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन को, और इंतज़ार करने लग गए जवाब का कि कब तक जब इसका जवाब आता है। 4 दिन बाद ट्रॉपिकल मेडिसिन के जो डायरेक्टर थे उन्होंने जवाब दिया डॉक्टर्स को और उन्होंने बोला कि बिल्कुल जो ये जो प्लेग है, प्लेग का बैक्टीरिया है वो बिल्कुल इंजेक्ट किया जा सकता है, उससे किसी की जान भी जा सकती है। वॉल्यूम के बारे में बताया गया कि इतनी वॉल्यूम अगर आप बैक्टीरिया की लेके डाल दोगे तो आदमी की जान चली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सिम्टम्स भी बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस तरीके का अगर प्लेग का बैक्टीरिया किसी के शरीर में जाता है तो ये सारी चीज़ें जो थी वो अमरेंद्र के सिम्टम्स से और बाकी जो सारी चीज़ें बताई थी वो अमरेंद्र की मौत से कहीं ना कहीं मैच खा रही थी। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जो मौत हुई है वो तो ब्लड कल्चर में भी आ गई थी, लेकिन ये बात क्लियर हो गई थी कि जो सुई चुभाई गई थी रेलवे स्टेशन पे उसके अंदर प्लेग का बैक्टीरिया था जो अमरेंद्र के शरीर के अंदर डाला गया था। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो परिवार के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा उनको
परेशान हुए और उन्होंने तय किया कि हम इस पूरे मामले को पुलिस के पास लेके जाएंगे, क्योंकि कोई सबूत तो उनके पास था नहीं। तो जो सीबीआई डिपार्टमेंट है उस समय का, कोलकाता पुलिस का, उसके पास डिटेक्टिव डिपार्टमेंट बोला करते थे उसको, उसके पास ये लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारे भाई की मौत हुई है। बाकी सारी भी चीज़ें बताई गई कि कैसे रेलवे स्टेशन वाला वाकया बताया गया, उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई वो उसके बारे में बताई गई, ब्लड कल्चर के बारे में बताया गया, जो ट्रॉपिकल मेडिसिन इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो जवाब आया उसके बारे में बताया गया। और ये भी बताया गया कि हमें शक है कि जो इसका स्टेप ब्रदर है अमरेंद्र का, विनेंद्र, उसका हाथ इस पूरे कत्ल के पीछे हो सकता है। तो पुलिस ने तय किया कि अभी तो हम लोग अनऑफिशियल एक रिपोर्ट आपकी ले लेते हैं, उसका एफआईआर हम लोग दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ी इसकी निगरानी करते हैं विनेंद्र की, और बाकी जो आप सारी चीज़ें बताई हैं आपने उनके बारे में भी हम लोग तफ्तीश करते हैं। और ये एक बार तफ्तीश पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम लोग जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर लेंगे। इस तरीके की जो वादा कहा जाना चाहिए या फिर इस तरीके का एक बात जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट था कोलकाता पुलिस का, उसने उसको अमरेंद्र के परिवार को बोली। और ये जो लोग ये इन्होंने पूरा जो भी सारी चीज़ें बताई गई थी उसको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद इन्होंने ये जो विनेंद्र था उस समय आसनसोल, उस समय कोलकाता में ही था, और ये विनेंद्र के ऊपर निगरानी रखने लग गई डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की जो पुलिस थी। एक बार जैसे ही इनको मालूम चला कि एफआईआर हो गई है विनेंद्र को, तो विनेंद्र जो था वो कोलकाता से आसनसोल भागने लग गया। लेकिन पुलिस ने जो था इसको अरेस्ट कर लिया, और इसको अरेस्ट करने के बाद इससे पूछा गया और पूछताछ में कई नाम भी आए। उन जो नाम थे उनमें 2 डॉक्टरों के नाम थे। एक डॉक्टर धर थे, एक डॉक्टर शिवापाड़ा भट्टाचार्य ये भी थे, और एक तारानाथ करके एक शख्स था, वो खुद को लैब असिस्टेंट बताता था, उसको गिरफ्तार किया। तो कुल करीबन 4-5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद इनसे पूछा गया कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे तुमने अमरेंद्र को मारा। तो शुरुआत में तो ये जो विनेंद्र था ये बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ करी तो इसने कबूल किया कि जब अमरेंद्र 18 साल का हुआ था उसी दिन से उसने प्लान बना लिया था कि मैं इसको मार दूंगा, और मारने दूंगा क्योंकि मारने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है जो अमरेंद्र के नाम पे है, जो बांटी गई थी, वो सारी प्रॉपर्टी दोबारा से इसके पास ही आ जाएगी। ये बड़ा था और ये लड़का जो अमरेंद्र था ये छोटा था। उसने ये भी बताया कि मैंने कई सारे अटेम्प्ट किए थे 18 साल से पहले ही उसको मारने के लिए, लेकिन 18 साल का जब वो हो गया उसके बाद तो मैंने बिल्कुल तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पे इसको अपने रास्ते से हटाना ही है। और इसी रास्ते से हटाने के चक्कर में इसकी मुलाकात तारानाथ जो एक बंदा है उससे हुई। और ये जो तारानाथ था ये कोलकाता मेडिकल सप्लाई करके एक कंपनी है, उसमें एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम किया करता था। और उसी ने ये आइडिया दिया विनेंद्र को कि क्यों ना हम लोग जो अमरेंद्र है उसके शरीर में अगर हम लोग बैक्टीरिया डाल देते हैं, प्लेग बैक्टीरिया, तो उसकी मौत हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा और मौत भी स्वाभाविक लगेगी और हम लोगों को बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी और कोई भी इस तरीके से प्रूफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब अमरेंद्र की मौत हुई थी तो कोई सबको लग रहा था कि ये मौत स्वाभाविक है, तो कोई पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं। तो इन लोगों की प्लानिंग इसी तरीके की थी कि कोई पोस्टमार्टम होगा नहीं, पोस्टमार्टम में कुछ आएगा नहीं। लेकिन वो जो ब्लड कल्चर की जो रिपोर्ट आई उसने पूरा मामला जो था उसको अलग दिशा दे दी। अगर वो नहीं होता तो शायद ये परिवार इस मौत को स्वाभाविक ही मान लेता और मामला आया गया हो जाता। लेकिन
ब्लड कल्चर की रिपोर्ट ने पूरा मामले को नया मोड़ दे दिया। तो तारानाथ ने ही आइडिया दिया इसको, विनेंद्र को, कि हम लोग बैक्टीरिया इसके बॉडी में डाल देते हैं और प्लेग बैक्टीरिया की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब जुगाड़ करना था प्लेग बैक्टीरिया का। तो प्लेग का बैक्टीरिया जो था वो पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त केवल और केवल एक जगह मिला करता था, और वो था मुंबई की एक प्लेग रिसर्च लेबोरेटरी जिसका नाम वॉल्डिमर मॉडिकल हैफकिन के नाम से था। ये रिसर्चर था, इसी के नाम से ये लैब थी। तो यहाँ पे तारानाथ क्योंकि रिसर्च था, असिस्टेंट रिसर्चर था, इसने कहा कि मैं जुगाड़ कर सकता हूँ लेकिन मुझे मोटा पैसा चाहिए हुआ। विनेंद्र के पास काफ़ी पैसे थे, दौलत अच्छी खासी थी, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत पड़े मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से ये जो बैक्टीरिया है ये मिलना चाहिए। तो तारानाथ ने अप्लाई किए यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए, ये जो द हाफकिन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च उसके लिए। और उसमें लिखा तारानाथ ने कि क्योंकि मैं एक रिसर्च असिस्टेंट हूँ तो मैं अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ। फ़िलहाल मैं जो प्लेग है उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे प्लेग बैक्टीरिया की ज़रूरत है और आप प्लीज़ मुझे प्लेग बैक्टीरिया दीजिए। तो इस पर इंस्टीट्यूट जो था उसने जवाब दिया कि जब तक सर्जन जनरल कोलकाता लिख के नहीं देंगे तब तक हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अब करना ये था कि कुछ डॉक्टरों की रिकमेंडेशंस करवानी थी कि शायद उनकी रिकमेंडेशंस पे ये जो बैक्टीरिया है ये मुंबई वाला जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से मिल जाए। तो इस पे जो विनेंद्र था उसने डॉक्टर शिवपाड़ा भट्टाचार्य और डॉक्टर दुर्गा रतनधर इन दोनों को अप्रोच किया और इनको काफ़ी मोटी रकम दी कि केवल और केवल आप रिकमेंड कर दीजिए कि ये जो तारानाथ है ये रिसर्च करता है और काफ़ी अच्छी रिसर्च पे लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके के बैक्टीरिया की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करवा दें। तो इन लोगों ने भी रिकमेंडेशन लेटर लिखे और बहुत प्रेज़ किया कि ये बड़ा ब्राइट रिसर्चर है और बड़ी अच्छी रिसर्च कर रहा है, तो आप इसको बैक्टीरिया प्रोवाइड करें और हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट था उसने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस तरीके की रिकमेंडेशन पे बैक्टीरिया प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब ये जो रास्ता था ये भी बंद हो गया, लेकिन विनेंद्र जो था वो एडमिनेंट था कि कैसे ये जो बैक्टीरिया है ये मुझे लेके आना है, किसी भी हालत में मुझे ये बैक्टीरिया चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने कोलकाता छोड़ा, मुंबई पहुंच गया और मुंबई में ये जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे ये प्लेग का बैक्टीरिया था वहाँ के जो डॉक्टर थे उनसे जान पहचान करनी शुरू करी और करीबन 2 जो डॉक्टर थे उससे विनेंद्र ने अच्छी खासी जान पहचान कर ली और उनको अच्छा खासा शौक मौज करवाता था, महंगे होटलों में उनको रुकवाता था, अच्छा मोटा पैसा देता था और इस तरीके से उसने पैसे के बल पे इन दोनों डॉक्टर्स को कन्विंस कर लिया। और इनको कन्विंस करने के बाद ये जो डॉक्टर थे इन्होंने वो जो बैक्टीरिया था वो विनेंद्र को प्रोवाइड करवाया और विनेंद्र ने एक लड़का जो था उसको हायर किया और उसको हायर करने के बाद ये जो अमरेंद्र था इसकी बॉडी में निडल से ये जो इंजेक्शन होता है उसके थ्रू ये बैक्टीरिया इंजेक्ट करवाया जिसकी वजह से अमरेंद्र की मौत हो गई। तो इस कहानी के इस वारदात के जो 4 किरदार थे वो तो पुलिस की गिरफ्त में थे, यानी विनेंद्र, तारानाथ, डॉक्टर धर और ये डॉक्टर भट्टाचार्य। लेकिन जो बंदा जो पहले पूर्णा सिनेमा में इन दोनों की रेकी कर रहा था अमरेंद्र की, और उसके बाद जिसने रेलवे स्टेशन पे जो सुई थी वो जो भाई वो पुलिस को नहीं मिला और वो जब तक ये केस में सज़ा सुनाई गई थी तब तक ये केस वो बंदा पुलिस को नहीं मिला था। पुलिस ने काफ़ी पूछताछ करी विनेंद्र से उसके बारे में। विनेंद्र ने कई सारे जो एड्रेस थे वो दिए लेकिन वो किसी भी एड्रेस पे नहीं मिला। पुलिस की फाइलों में इसकी 2 वजह बताई गई हैं। एक वजह तो ये बताई गई है
कि या तो विनेंद्र ने उसके बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए और किसी दूसरी स्टेट में जाके सेटल करवा दिया हो। अब क्योंकि वो किसी दूसरी स्टेट में चला गया तो इस वजह से वो उसके संपर्क में नहीं होगा, इस वजह से विनेंद्र को उसका पता मालूम नहीं है। दूसरी बात ये थी कि विनेंद्र ने जो बंदा था जिसने ये सुई चुभोई थी उसका कत्ल करवा दिया ताकि वो आगे कभी ब्लैकमेल ना कर सके। और पुलिस की जांच और पुलिस की तफ्तीश इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक रखती थी कि विनेंद्र ने उसका कत्ल करवा दिया है ताकि आगे के लिए कोई परेशानी ना हो। इस मामले में ये जो विनेंद्र है और तारानाथ है, इनको पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन फिर बाद में ये सज़ा जो थी हायर कोर्ट ने बदल दी थी और इनको उम्र कैद की जो सज़ा थी वो दी गई और इनको सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में उम्र कैद की सज़ा के लिए भेजा गया था। आज तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, मेरे ख्याल से दोनों मर ही गए होंगे, अब तक तो 1933 की बात है। तो इस तरीके की ये वारदात थी और वाकई में अपने आप बड़ा ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि 1933 में कोई ऐसे कैसे प्लान कर सकता है, बिल्कुल यानी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कहा जाना चाहिए इसे, कि बैक्टीरिया से इस तरीके से एक शख्स की जान ले ली जाए और इसके लिए इतना ज़्यादा प्लान करना। और जब उसको बैक्टीरिया नहीं मिल रहा था तो जाके मुंबई जाके उसने जिस तरीके से भी डॉक्टर्स को पटाया और उसके बाद फिर पटाने के बाद उनसे वो बैक्टीरियाज निकलवाया, उसके बाद फिर वो बैक्टीरिया जो थे वो अपने स्टेप ब्रदर के सौतेले भाई की बॉडी में इंजेक्ट करवाए। तो ये अपने आप में भी बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करी थी। और अगर ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती, ब्लड कल्चर की रिपोर्ट नहीं आती, तो मेरे ख्याल से ये जो विनेंद्र की प्लानिंग थी वो बिल्कुल सफल हो जाती और इस मौत को भी स्वाभाविक मान लिया जाता। लेकिन वो जो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट थी उसने विनेंद्र की पूरी प्लानिंग पे पानी फेर दिया और अच्छी तफ्तीश जो थी वो विनेंद्र के घर वालों अमरेंद्र के घर वालों ने करी और अमरेंद्र के घर वालों ने ही जो केस को परस्यू किया उसकी वजह से ये पूरा कत्ल का मामला खुल सका। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।